कई वर्ष पहले की बात है। अपने पिता के चले जाने के पश्चात युवराज गौरवसेन धारा नगरी जैसे विशाल साम्राज्य पर राज करने लगे थे। अपने पिता की तरह युवराज गौरवसेन अपनी प्रजा पर बहुत प्रेम करते थे। उन्हें उनके सुख दुख की चिंता हमेशा रहती थी। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि महल का सारा खजाना मैं अपने प्रजा में बांट दूं। परंतु युवराज, अगर आप ऐसा करते हो तो महल का सारा खजाना खत्म हो जाएगा और आप गरीब हो जाओगे। आप उसकी चिंता व्यर्थ में ना करें मंत्री जी। खजाना तो क्या, फिर हमारे पास आ ही जाएगा। ठीक है युवराज, जैसे आपकी आज्ञा। फिर मंत्री जी युवराज के आदेश के अनुसार सारा खजाना ले आते हैं और एक एक करके प्रजा में बांटने लगते हैं। उसी समय युवराज की माता जी वहां पर आती है और कहती है, पुत्र गौरवसेन, यदि अगर इसी तरह से तुम राजमहल का सारा खजाना प्रजा में बांटते रहोगे तो हम गरीब हो जाएंगे। तो क्या हुआ माँ, सारा खजाना बांटने के पश्चात फिर भी मैं इसी राज्य का युवराज ही रहूंगा ना, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। नहीं पुत्र, तुम्हें गलत कर रहे हो। आज अगर महाराज जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देते। माँ, मैं इस राज्य का होने वाला महाराज ही हूँ। युवराज होते हुए भी मैंने इस राज्य में रहकर सारा सुख प्राप्त किया है, लेकिन मैं ये देखकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे ही राज्य के आधे से भी ज्यादा लोग इस गरीबी की वजह से भूखे मर रहे हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। पुत्र, ये उनका नसीब है। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस राज्य के सभी लोगों की गरीबी दूर हो जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे ही क्यों ना गरीब होना पड़े। युवराज की ऐसी बातें सुनकर राजमाता वहां से चली जाती है, बल्कि युवराज सारा खजाना प्रजा में बांटने में व्यस्त रहता है। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा वज्रसेन शीतलगढ़ पर राज करते थे, जो एक निर्दयी राजा के रूप में जाने जाते थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत डरती थी। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं शिकार पर नहीं गया। अब मेरा मन शिकार पर जाने का हो रहा है। आप जल्द से जल्द तैयारी शुरू करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही समय के पश्चात राजा वज्रसेन और उनका मंत्री दोनों जंगल की ओर शिकार पर निकल जाते हैं। उसी राज्य में सत्यवन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सत्यवन अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। आज मैं जल्दी से घर जाऊंगा, बच्चों को मिठाइयाँ लेकर। उन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बस मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर लूं। इतना सोचकर उत्सुकता भरे मन से सत्यवन जंगल में सूखी लकड़ियां तलाशने लगता है। मंत्री जी, ये क्या, आज एक भी जंगली जानवर हमारे नजर नहीं आ रहा है। हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे सारे जानवर जंगल में ही कहीं छुप गए हो। मंत्री जी, मेरा खौफ ही इतना है कि लगता है उसी कारण सारे जानवर छुप कर बैठे हैं। राजा मंत्री के साथ बात कर ही रहे थे, तभी एक सुंदर सा हिरण उनके सामने से जाता उन्हें नजर आ गया। मंत्री जी, वो रहा हमारा शिकार। उन दोनों को देखकर वो हिरण तुरंत वहां से भागने लगता है। तुम मुझसे भागने की जितनी भी कोशिश कर लो, परंतु आज तो मैं तुम्हारा शिकार करके ही रहूंगा। राजा इतना कहकर उस हिरण पर तीर चलाता है। आह महाराज, ये तो किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मंत्री जी,
यह आवाज उस हिरन की नहीं है। महाराज, तो फिर हमें वहां चलकर देखना चाहिए आखिर हुआ क्या है, नहीं तो आपका निशाना किसी इंसान की जान ले सकता है। जब महाराज और मंत्री उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वह लकड़हारा वहां पर बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। महाराज, हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। वो मरता है तो मर जाए, हमें क्या। मैंने उसे थोड़ी ही बोला था कि वो मेरे निशाने के सामने आ जाए। मंत्री से इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। उस लकड़हारे की ऐसी हालत देखकर मंत्री कुछ सोचने लगते हैं। महाराज तो कितने निर्दयी है, उन्हें इस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। लगता है महाराज के दिल में से इंसानियत खत्म हो चुकी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। इतना कहकर सत्यवन अपने प्राण त्याग देता है। फिर मंत्री जी सत्यवन की लाश को उनके घर वालों के पास सौंप देता है। तभी सत्यवन की माँ मंत्री जी से पूछती है, मंत्री जी, मेरे पुत्र की जान किसने ली? माता जी, मैं और महाराज हम दोनों शिकार पर गए थे। तभी सत्यवन महाराज और शिकार के बीच में आ गया। मंत्री जी, महाराज ने मेरे एकलौते बेटे की जान ले ली, अब मैं क्या करूं? सत्यवन की माँ क्रोध में आकर महाराज के दरबार पूछने जाती है, महाराज, आपने मेरे बेटे की जान क्यों ली? तुम्हें पता भी है तुम इस राज्य के राजा से बात कर रही हो। हाँ, जानती हूँ, मगर क्या कसूर था मेरे बेटे का? जाओ यहाँ से, मुझे और ज्यादा परेशान मत करना। सैनिकों, ले जाओ इस बुढ़िया को, और ध्यान रहे यह बुढ़िया दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। राजा का आदेश मानकर सैनिक सत्यवन की माँ को राजमहल से निकाल देते हैं। माँ जी, सत्यवन तो हमें छोड़कर चले गए, अब हम सबका क्या होगा? बहू, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अब हमारे लिए उसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सत्यवन को गुजरे कुछ दिन हो जाते हैं। एक दिन सरला को उसके बच्चे कहते हैं, माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सरला अपने रसोई घर में जाती है और खाली बर्तनों को देखकर कहती है, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से इन बच्चों को खाने को दूं? सरला रोते हुए यह सोच ही रही थी, तभी सत्यवन की माँ वहां पर आती है और कहती है, तुम क्यों रो रही हो बहू? सास के पूछने पर सरला उसे सारी बात बताती है। सत्यवन हमारे लिए जो कुछ छोड़कर गया था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर तुम चिंता मत करो बहू, मैं तुम सबके लिए कुछ न कुछ तो करती हूँ। इतना कहकर सत्यवन की माँ जंगल की तरफ जाती है। मैं इन सूखी लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे तो कमा ही सकती हूँ। सत्यवन की माँ पैसे लेकर राशन लाने जा ही रही थी, तभी पैर फिसलकर तालाब के किनारे गिर जाती है। तभी उसके हाथ से पैसों की थैली छूट जाती है और नीचे पानी में गिर जाती है। हे भगवान, मेरे सारे पैसे गिर गए, अब मैं क्या करूँगी? सत्यवन की माँ तालाब के किनारे बैठकर रो ही रही थी। तभी राजा वज्रसेन वहां से गुजर रहे थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज मैं और मेरा परिवार जिस स्थिति में है
उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। कान खोलकर सुन लो बुढ़िया, अपनी ये बकवास बंद कर दो और निकलो मेरे राज्य से बाहर, वरना अभी तो मेरे हाथ से तुम्हारा बेटा मरा है। कहीं ऐसा ना हो अगली बारी तुम सबकी हो। तुझे अपने राजा होने पर घमंड है ना? तो सुन लो, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा घमंड मिट्टी में मिल जाए और तू एक पंछी बन जाए। तथास्तु। उस बूढ़ी अम्मा के श्राप देते ही वहां से गुजर रहे साधु महाराज उस माता जी के कहे शब्दों पर अपना आशीर्वाद देते हैं। भला तेरा श्राप मुझे क्यों लगेगा, मूर्ख औरत, अभी के अभी मेरे राज्य से निकलो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजा के इस प्रकार के कठोर शब्द सुनकर सत्यवन की माँ वहां से चली जाती है। महाराज, आपने एक बेसहारा बुढ़िया को राज्य से निकालकर अच्छा नहीं किया। ए तपस्वी, वो बुढ़िया मुझे फालतू का श्राप दे रही थी, भला उस बुढ़िया का श्राप मुझे क्यों लगेगा। कभी कभी एक कष्ट भरे आत्मा की आह किसी इंसान का जीवन तहस महस कर देती है। कुछ नहीं होता है तपस्वी। महाराज, आप पर एक माँ का श्राप है और मैंने उस पर अपना आशीर्वाद भी दिया है, तो अब उस श्राप को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये क्या कह रहे हो तपस्वी? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं तपस्वी, आप ये श्राप मुझे मत दीजिए, मैं एक पंछी बनकर नहीं जी पाऊंगा। सुनो राजन, आपने आज तक न जाने कितने मासूमों पर अन्याय किया है, ये उन्हीं कर्मों का फल है। नहीं तपस्वी नहीं, मैं मेरी सारी गलतियों पर माफी मांगता हूँ, पर आप मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दीजिए। महाराज, माफी तो आप तब मांगोगे ना जब आपको कोई सुन पाएगा। इसका क्या मतलब है तपस्वी? आपके पंछी बनते ही आपको कोई नहीं सुन पाएगा। साधु महाराज, मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त करवा दीजिए। महाराज, जिसने आपको यह श्राप दिया है, अब वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकती है। साधु महाराज के इतना कहते ही राजा वज्रसेन एक तोते के रूप में बदल जाता है। माँ जी, अब हम कहाँ पर जाएंगे? पता नहीं बहू, लेकिन अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को साथ लेकर वो दोनों सुनसान जगह से जा रही थी, तभी वो देखती है। छोड़ो मेरा केला। नहीं, ये मैं खाऊंगा। तुम मुझे मेरा केला वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे और मार पाओगे? तुम हो तो इतने छोटे और मुंह से बड़ी बड़ी बातें। बड़ा बंदर छोटे बंदर का केला लेकर वहां से भाग जाता है। अपना केला छीनकर ले जाने पर वो छोटा बंदर जोर जोर से रोने लगता है। तभी बुढ़िया और उसकी बहू अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाती है। छोटे बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं केला खा रहा था और उस दुष्ट बड़े बंदर ने मुझे मारकर मेरा केला मुझसे छीन लिया और यहाँ से भाग गया। बच्चे, ये तो मैंने देखा, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? कहीं दिन पहले मेरे माता पिता का यहाँ के क्रूर राजा ने शिकार कर दिया, जिसकी वजह से मैं आज अकेला पड़ गया हूँ। उस क्रूर राजा ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, परंतु उदास मत हो बेटा, आज के बाद तुम अकेले नहीं बल्कि तुम हमारे साथ रहोगे। उस बूढ़ी माँ की बातें सुनकर छोटा बंदर हंसने लगा। माँ, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? बंदर के पूछने पर सत्यवन की माँ उसे सारी घटना बता देती है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलो हमारे साथ। पर माँ, हम सब इस राज्य में नहीं रहेंगे, हम पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं।
वहाँ का युवराज बहुत ही अच्छा है। छोटे बंदर की बात मानकर सत्यवन की माँ अपने परिवार के साथ दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ती है। युवराज, हमने महल का सारा खजाना लोगों में बांट दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं मंत्री जी, यदि ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे सारे खाली संदूक खजानों से भर जाएंगे। ऐसा करो, तुम अभी के लिए महल चले जाओ, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। इतना कहकर युवराज अपने राज्य के सीमा पर जो पुराना मंदिर था वहां की ओर निकल पड़ते हैं। हे भगवान, मैं यह आशा करता हूँ कि आज से मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो और मेरा सपना साकार हो। इतना कहकर युवराज मंदिर के पास ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। माँ जी, हम यहाँ आ तो गए हैं, पर हमें रहने की जगह कैसे मिलेगी? बहू, थोड़ा सब्र रखो, यहाँ हमें कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। उसी समय मंदिर के पुजारी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, ए लो बेटी, भगवान का प्रसाद। धन्यवाद पंडित जी। माँ जी, एक प्रश्न पूछूं? तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैंने तो इससे पहले आप लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा है। उस पंडित के पूछने पर सत्यवन की माँ अपने ऊपर गुजरी सारी हकीकत पंडित जी को बता देती है। उसी समय मंदिर के पास बैठा युवराज उनकी यह सारी बातें सुन लेता है। माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। पता चलता है कि आपके साथ बहुत ही बुरा हो गया है और मुझे उस बात का बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप सभी मेरे साथ मेरे राजमहल चलिए, वहाँ आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर युवराज उन सबको अपने राजमहल ले आते हैं। युवराज, अब तो हम गरीब हो चुके हैं, अब हमारा क्या होगा? मंत्री जी, आप परेशान ना हो, ईश्वर के यहाँ देर जरूर है पर अंधेर नहीं। इतना कहकर युवराज जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उसी वक्त राजा वज्रसेन तोते के रूप में सत्यवन की माँ को ढूंढते जगह जगह निकल पड़ते हैं, पर वो उन्हें ढूंढने में असफल रहते हैं। अब मैं क्या करूं? पता नहीं सत्यवन का परिवार कहाँ पर चला गया। अगर वे सब मुझे नहीं मिले तो मैं जीवन भर तोता बनकर ही रहूंगा। ये बात सोचते सोचते राजा वज्रसेन कब अपने पड़ोसी राज्य धारा नगरी में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। लगता है मैं सत्यवन के परिवार को ढूंढते ढूंढते किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया हूँ। राजा वज्रसेन अपने मन में ऐसी बातें बोल ही रहे थे, तभी उनके पास से कुछ लोग गुजरते हैं। अरे भाई सुनो, भाई मेरी बात सुनो। राजा वज्रसेन लोगों को आवाज दे रहा था, परंतु उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तपस्वी की बात सच निकली, मुझे पंछी बनने के बाद कोई नहीं सुन पा रहा। अब मैं क्या करूंगा? राजा वज्रसेन निराश और हताश होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर युवराज बहुत ही दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैंने अपने राज्य के लोगों की खुशहाली वापस लाने के लिए अपनी एक एक पाई लगा दी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वो खुशहाली वापस नहीं लौटी। युवराज अभी ऐसी बातें सोच ही रहे थे
तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ इन जंगली कावों से, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या, लगता है कोई मुसीबत में है और मदद की याचना कर रहा है। मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। इतना सोचकर युवराज उस आवाज की दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। युवराज जब जाकर देखते हैं तो एक तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे अरे, ये क्या, यह तो एक तोता घायल अवस्था में पड़ा है। मुझे उसके जख्म पर औषधि वनस्पति का लेप लगाना चाहिए। इतना कहकर युवराज पास की ही एक औषधि वनस्पति तोड़ देते हैं और तोते के जख्म पर उसका लेप लगा देते हैं। कुछ ही देर में तोता बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। तोते, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, परंतु तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या आप मुझे सुन सकते हो? हाँ, बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हो? फिर राजा वज्रसेन सारी घटनाएं युवराज गौरवसेन को बताते हैं। दरअसल मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे उनके साथ इस प्रकार बर्ताव नहीं करना चाहिए था। राजा वज्रसेन, वाकई आपने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन इस श्राप से मुक्ति मिलने का क्या रास्ता है? युवराज गौरवसेन, यदि सत्यवन का परिवार मुझे माफ कर दे और अपना श्राप वापस लेते हैं तो मैं अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाऊंगा। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? हाँ, लेकिन मैं सत्यवन के परिवार को कब से ढूंढ रहा हूँ, परंतु वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। सत्यवन का परिवार मेरे महल में वास्तव कर रहा है। चलिए, मैं उन्हें आपसे मिलवाता हूँ। युवराज राजा वज्रसेन को अपने महल ले आते हैं, जहाँ पर सत्यवान का परिवार मौजूद रहता है। युवराज, ये तोता तो बहुत ही सुंदर है। माताजी, आज मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। युवराज, आप मुझे सिफारिश ना करें, बल्कि आप तो मुझे आदेश करें। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सत्यवन की माँ के कहने पर युवराज सारी बात उसे बताता है, जिसे सुनकर वह कहती है, युवराज, मेरे ऐसा करने पर क्या मेरा बेटा सत्यवन वापिस आ जाएगा? नहीं माताजी, आपका बेटा तो वापिस नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आपको एक बेटे के बदले दो बेटे मिल जाए। मैं समझी नहीं युवराज। माताजी, मैं आपका बेटा हूँ ही, लेकिन राजा वज्रसेन को बहुत पछतावा हुआ है और वो इस बात के लिए शर्मिंदा है और वो जीवन भर आपका बेटा बनकर रहना चाहता है। ठीक है युवराज, मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ, इसीलिए मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। राजा वज्रसेन, मैंने आपको माफ़ किया और मैं अपने श्राप को वापस लेती हूँ। अब आप अपने इंसान के रूप में वापस आ जाए। इतना कहते ही राजा वज्रसेन अपने मूल रूप में आता है। माताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं आपका बेटा बनकर वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करना चाहता हूँ जो सत्यवन करता था। नहीं महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। युवराज गौरवसेन, मैंने सुना है कि आपने अपना सारा खजाना प्रजा के हित के लिए बांट दिया है। जी महाराज वज्रसेन, आपने बिल्कुल सही सुना है। पिताश्री के पश्चात अब अपने सपने पूरा करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, इसीलिए मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। कैसा उपहार? आज से आप मेरे भी राज्य के राजा बनकर रहोगे। आज से मेरा सारा खजाना आपका हुआ है, जिसका सही उपयोग करके आप दोनों राज्यों में खुशहाली ला सके। इस तरह
युवराज गौरव सेन उस दिन से दोनों राज्य संभालने लगे और धीरे धीरे दोनों राज्य में खुशहाली वापस लाते हैं।